गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून ग्लोबल ऑडियंस। आज की जो हमारी क्लास है वो यूँ समझे कि एक रीकैप है जो आप लॉ में पढ़ के आते हो। जो लॉ का पेपर आप पढ़ते हो ना, उसका यूँ समझें कि एक थोड़ा सा क्विक क्रैश कोर्स टाइप, एक थोड़ा सा रिकॉलिंग, यानी विल टॉक अबाउट सम लीगल इश्यूज कि ऑडिटर जो है उसकी अपॉइंटमेंट कैसे होती है, ऑडिटर जो है अगर उसको रिज़ाइन करना है, रेजिग्नेशन अगर है वो कैसे है, री इलेक्शन है, अगर कोई री अपॉइंटमेंट है वो किस तरह होगी। इन सब चीज़ों पे गुफ्तगू है, सही है ना। थोड़ा सा बहुत यानी इजी क्लास है, लेकिन कोई इतना जो मैं बोलूँ ना कि बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग नहीं होगी, क्योंकि जब भी आप लॉ की बात करते हो तो बड़ी रूल बेस्ड बात होती है। लेकिन हम तो कोशिश करेंगे कि इसमें थोड़ा बहुत कलर लेके आएँ, ठीक है ना। ओके, लेट मी जस्ट क्विकली एडजस्ट माय स्क्रीन। देयर यू गो। ओके जी, कलर कौन सा। ओके, लेट्स स्टार्ट विद दिस स्टैट्यूटरी रेगुलेशन। स्टैट्यूट आप समझते हो, लॉ, सही है ना। बिकॉज ऑफ, और मैंने जब ऑडिट शुरू किया था तो मैंने आपसे क्या कहा था कि ऑडिट की ज़रूरत क्यों है। बिकॉज ऑफ द पब्लिक फंडिंग, सही है ना, कि पब्लिक के फंड्स लगे हुए हैं। पब्लिक, अगर आप एक दफ़ा पब्लिक की इन्वेस्टमेंट हटा दें, आप देखेंगे बहुत सारी चीज़ों की ज़रूरत ही ख़त्म हो जाएगी। कंपनी लॉ की ज़रूरत फिर कोई सच रहेगी नहीं ना, क्योंकि कॉर्पोरेट का कॉन्सेप्ट ही ख़त्म हो गया। फिर ये कॉर्पोरेट गवर्नेंस कोई ज़रूरत ही नहीं। क्या है एनईडीज़ और ईडीज़ और एग्जीक्यूटिव, अपना ही पैसा है तो फिर क्या एक सोल ट्रेड। फिर ये ऑडिट की क्या ज़रूरत है। फिर जिसको कराना है वो आपको पहले बताया था, वॉलेंट्री ऑडिट। फिर स्टैच्यूटरी ऑडिट की ज़रूरत नहीं है। हम तो जब बात करते हैं स्टैच्यूटरी ऑडिट, इसका मतलब मैंने आपसे कहा था कि जब भी हम ऑडिट की बात करेंगे इसका मतलब हम क्या बोल रहे हैं। हम बोल रहे हैं इट इज़ स्टैच्यूटरी ऑडिट, बाय लॉ ऑडिट। और ऑडिटर भी हमारे कौन है, एक्सटर्नल ऑडिटर, इसका मतलब स्टैच्यूटरी ऑडिटर। Because of the importance of the company's external auditor and his relationship with directors and shareholders, the role of audit and duties of the auditor are often explicitly laid down in statute by law. सही है ना। Hence, the external auditor is referred to as statutory auditors, external auditors. In many jurisdictions, the requirements for entities listed private public to be audited are set out in लॉ, इन स्टैच्यूट। ये मुल्क, अगर ये मुल्क का मकामी कानून ना कहता होता तो फिर वाई टू क्रिएट दिस बिग एक्सपेंस, ऑडिट फीस क्यों खर्च करें और इतना टाइम क्यों लगाएं, मैनेजमेंट डिस्कशन, ऑडिटर और फिर ऑडिटर के प्रोसीजर। फिर ये ऑडिट फर्म और इसकी ज़रूरत ही ख़त्म हो जाती ना। फिर तो ज़रूरत ही ख़त्म हो जाती है। वो जो हमने मीटिंग में पढ़ा था, अश्योरेंस एंगेजमेंट, प्रैक्टिशनर, सब्जेक्ट मैटर, फिर उसकी ज़रूरत ही ख़त्म हो जाती है। तो असल में कानून कहता है कि भाई आप ऑडिट करवाएं। इसीलिए कानून ने कुछ कंपनीज़ को एग्जाम भी किया हुआ है। कुछ कंपनीज़ को अभी हम पढ़ेंगे, उनको एग्जाम्ड भी किया हुआ है कि यार तुम्हें ऑडिट कराने की ज़रूरत नहीं। क्यों? क्योंकि तुम छोटी सी कंपनी हो इन टर्म्स ऑफ रेवेन्यू। तुम्हारा ओनरशिप मैनेजमेंट डिवोर्स नहीं है, बल्कि जो ओनर हैं वही मैनेजमेंट में इन्वॉल्व हैं, तो तुम्हें भी इतनी ऑडिट की ज़रूरत नहीं है। फ्यू सोर्सेज ऑफ इनकम है, छोटा मोटा इदारा है, छोटे मोटे कंट्रोल है, बोला इनको क्या ऑडिट करवाना, क्योंकि टाइम वेस्ट हो रहा है ना। मुल्क की रिसोर्सेज भी तो वेस्ट हो रही है। अभी तो सोचें ज़रा, मुल्क की मीशत को आगे लेके जाना है। अगर उस मीशत में ऑडिट 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 हर वक्त होता रहेगा, अच्छा ऑडिट को हटा भी नहीं सकते। इसीलिए मैंने कहा जहाँ ज़रूरी है वहाँ पर लॉ कहता है कि भाई ऑडिट करवाओ, लाजिम, मैंडेटोरी ऑडिट। मैकेनिज्म, ऑडिटर्स नीड टू बी रेगुलेटेड। जाहिर है इनके ऊपर एक किसी किस्म का कंट्रोल है ना, वरना तो ऑडिटर अपनी मर्जी से जो चाहे करे। रेगुलेटेड टू इंश्योर दैट दे मेंटेन हाई स्टैंडर्ड ऑफ ऑडिट वर्क, यानी क्वालिटी। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्वालिटी ऑडिट। अगर ऑडिट क्वालिटी नहीं है तो बात ख़त्म हो गई, सही है ना। एंड देयर रेपुटेशन विद पब्लिक इज मेंटेन। क्या मतलब, द ट्रस्ट। आपको पता है, मैं अब देखिए मज़े की बात आता हूँ आपको, यहाँ पर हैरान करता हूँ मैं आपको। कॉर्पोरेट गवर्नेंस में हम ये बात भी करेंगे, और आपने वो सुना भी होगा जो बड़ा फेमस केस था, जो बड़ा स्कैंडल, बहुत बड़ा कोलैप्स हुआ था, एनरॉन, 2001। एनरॉन, मैं तो इसकी बाकायदा स्टूडेंट्स को डॉक्यूमेंट्रीज भी दिखाता था जब फिजिकल क्लास होती थी, सिनेमा बुक करके। एनरॉन की आप लोग चाहें तो आप लोग भी देख सकते हैं, द स्मार्टेस्ट गाइज इन द रूम, किस तरह उसका चेयरमैन, उसका सीईओ जेफरी स्किलिंग, कैसे, ये कॉर्पोरेट गवर्नेंस में हम बात करेंगे, लेकिन मैं वैसे ही कहानी आपको सुनाऊँ। इसके साथ एक बहुत बड़ी ऑडिट फर्म थी, जैसे आज आप लोग कहते हो ना बिग फोर, बिग फोर, बिग थ्री, इस तरह उस टाइम वो बिग फोर, बिग फाइव, वो इतनी टॉप फर्म थी, ऑर्थन एंड एंडरसन। ऑर्थन एंड एंडरसन की अगर हिस्ट्री उठा के देखें तो उनके नज़दीक कोई भी अनएथिकल काम के लिए वो स्ट्रेट नो कह देते थे।
लेकिन ज़ाहिर है वक्त के साथ साथ फिर चेंजेस आए, ये वो खैर आए बाएँ आए। कहने का मकसद ये है कि हम तो डूबेंगे सनम, तुमको भी ले डूबेंगे। वो तो कोलैप्स हुए, ऑर्थर एंड एंडरसन को भी कोलैप्स करवाया। फिर ये बताना नहीं था, बताना कुछ और था आपको। फिर हुआ ये कि कुछ टाइम बाद ऑर्थर एंड एंडरसन वापस एक्टिव हुई, कि उसको फिर से जिंदा किया गया उस फॉर्म को। लेकिन पता क्या हुआ, तवज्जो से, फिर हुआ ये कि वो जिसका भी ऑडिट करते थे ना, उसकी शेयर प्राइस गिर जाती थी। क्या मतलब? ट्रस्ट। यानी लोग बोलते थे अच्छा तुमने इससे ऑडिट करा है, तुम्हारे शेयर्स ही नहीं खरीदेंगे, भाग जाओ। यानी आप सोचिए एक ऑडिट फर्म की रेपुटेशन कितनी इंपॉर्टेंट है, जो इसने टर्म लिखी, देयर रेपुटेशन विद द पब्लिक इज मेंटेन। अगर अच्छा चले ऑडिट को भूल जाते हैं, आप किसी भी प्रोफेशनल की बात करें, टीचर्स, फाइनेंशियल एनालिस्ट, डॉक्टर्स, लॉयर्स, ऑडिटर्स, प्रोफेशनल अकाउंटेंट्स, हमारे पास बेचने को होता क्या है? हमारे पास बेचने को होता क्या है? हमारे पास कोई फैक्ट्री होती है पीछे? कुछ भी नहीं। हमारी एक बहुत अहम चीज़ होती है, वो है हमारा रेपुटेशन। हमारी रेपुटेशन ख़त्म, प्रोफेशनल ख़त्म। कंसल्टेंसी फर्म है, ऑडिट फर्म है, उसकी रेपुटेशन को गिरा देगा। ये NEDs आते हैं बोर्ड में, आपने एक पर्टिकुलर नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर को हायर किया, उसकी मार्केट में इतनी रेपुटेशन होती है कि उसके आते ही शेयर प्राइस अप। ये अभी रिसेंटली स्टारबक्स का, चिपोटले जो रेस्टोरेंट है उसका, मैंने खुद उसके शेयर्स खरीदे थे, उसका CEO स्टारबक्स मूव हुआ, सही है ना, स्टारबक्स मूव हुआ, उसके आते ही मैंने, मेरा ख्याल है $71 या $72 पे स्टारबक्स का शेयर लिया था। उसने $100 को टच किया था। ठक। किसके आते ही? किसके आते ही? न्यूयॉर्क, सिर्फ CEO के आते। यानी सोचो उसकी कैसी रेपुटेशन होगी उस CEO की। अब कहानी समझ गए? तो खैर मैं बात तो बहुत आगे इसमें जा सकती है, लेकिन कहने का मकसद ये कि ये सारी बातें क्यों हो रही हैं, ताकि इनकी रेपुटेशन मेंटेन हो। कानून का इसीलिए सख्त डंडा है। ऐसा ना हो कि इस ऑडिट फर्म को गले लगाते ही शेयर प्राइस फर्म तो ऐसी होनी चाहिए कि शेयर प्राइस अप, शेयर होल्डर का कॉन्फिडेंस अप, अश्योरेंस बचपन में पढ़ाया था आपको। ऑडिटर्स आर रेगुलेटेड बाय, ऑडिटर को रेगुलेट कौन करता है? एक लॉ करता है, कंपनी लॉ आपको ड्यूटीज़ बताता है ना, कि ये तुम्हारी ड्यूटी है, ये तुम्हारे राइट्स हैं, ये तुम्हारा अपॉइंटमेंट है, ये फलाना, बाय स्टैच्यूट। बाय लाइसेंसिंग, जो आपकी ACC है, ये भी तो रेगुलेट करती है तुम लोग को, हर चीज़ बताती है ऐसे करना है, ऐसे नहीं, ये जो पढ़ा रहे हैं। फिर बाद में बाय लॉज हैं, ये सब होते हैं ना ACC के। आप ACC की सिर्फ फीस ही खा के देखें, फिर पता चलेगा। आप एग्ज़ाम में चीटिंग करके देखें, आप रिमोट एग्ज़ाम में चीटिंग करके देखें, कितने लोगों को फारिग। आप कुछ ऊँच नीच करें, यू आर आउट। और क्या होता है भाई? कॉम्पिटेंस रिक्वायरमेंट। क्या होता है ये? CPD, कंटिन्यूइंग प्रोफेशनल डेवलपमेंट। आ जाए समझा दूँ आपको ये बात भी। आपको पता है जब आप ACCA क्वालिफाई कर लोगे, तब आप अपने नाम के आगे ACCA नहीं लगा सकते, अनटिल एंड अनलेस यू डू 3 years आर्टिकलशिप। तो फिर आप क्या बनते हो? मेंबर। मेंबर अलग होता है, एफिलिएट अलग होता है। तो आप जब मेंबर बन जाते हो, उसके बाद आपको उस मेंबरशिप को मेंटेन करना होता है। जैसे होता है ना जिम खाना की मेंबरशिप, किसी क्लब की मेंबरशिप, तो ऐसे आपको भी अपनी मेंबरशिप को मेंटेन करना होता है। कैसे? हर साल मेंबरशिप फ़ीस दे के। लेकिन वो तो पैसे वाला आदमी वैसे ही दे देगा। तो सिर्फ यही नहीं होता, बल्कि हर साल कुछ CPD आवर्स होते हैं जो आपको करने होते हैं, कंटिन्यूइंग प्रोफेशनल डेवलपमेट आवर्स। कोई वर्कशॉप अटेंड करके, कुछ पढ़ के, कोई ये सेशन, वो आवर्स सबमिट कराने होते हैं कि दिस पर्टिकुलर ईयर आई हैव लर्न ऑल दीज थिंग्स एंड नाउ दिस इज़ माई CPD रिक्वायर। एवरी ईयर यू हैव टू डू इट। ताकि क्यों ये सब क्यों हो रहा है? चलो बताओ। ये इसलिए हो रहा है, और ये मैं आपको एक चैप्टर आएगा एथिक्स, उसमें ही पढ़ाऊंगा, लेकिन मैं यहाँ थोड़ी सी बात कर दूँ। इस CPD आया क्योंकि एक प्रोफेशनल ऐसे होता है बैटरी की तरह, और बैटरी को क्या चाहिए होता है? लेट मी चेंज द कलर। बैटरी को चार्ज चाहिए होता है, कंटिन्यूअस चार्ज। मोबाइल की बैटरी, हम प्रोफेशनल्स बैटरी की तरह। जहाँ IAS में चेंज आया वी लर्न, जहाँ ISM में चेंज आया वी लर्न। तो ये मैंडेटरी रिक्वायरमेंट होती है। देखो ऑडिटर को रेगुलेट किससे किया जा रहा है? कानून से। किससे किया जा रहा है? ACCA की प्रैक्टिसिंग सर्टिफिकेट। किससे किया जा रहा है? CPD से। किससे किया जा रहा है? प्रोफेशनल कंडक्ट रूल्स, एथिक्स। किस तरह? वो ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स, जो आपके आइज़ा हैं, वो कितनी ड्यूटीज़ और कितनी चीज़ें बताते हैं। डिसिप्लिनरी प्रोसीजर्स, ये नहीं करोगे तो मेंबरशिप आउट। कितनी फर्म कोलैप्स हो जाती है इसमें, कितने मेंबर्स के ऊपर पनिशमेंट लग जाती है। कभी 6 महीने की पनिशमेंट लगती है, कभी 1 साल के लिए कि भाई इनको बैन करो। तो ये सब इस तरह ऑडिटर को रेगुलेट किया गया। अगर ये रेगुलेट ना किया जाए, वो तो आज़ाद हो जाएंगे बिल्कुल।
वो तो बोलेंगे जो चाहे। फिर क्या होगा, जब ऑडिटर बिल्कुल आज़ाद हो जाएंगे तो ये दो चीज़ें भी नहीं मिलेंगी, ना तुम्हें क्वालिटी मिलेगी ना ट्रस्ट मिलेगा, सब बोलेंगे भागो यार ये तो फारिग है। अच्छा, फिर अभी मैंने आपको बोला कि सरकार भी चाहती है कि कुछ इदारों को ऑडिट से मुक्ति दे दी जाए कि भाई तुम्हारे लिए ऑडिट एग्जाम्प्ट है, अगर तुम चाहो तो करवा लेना वॉलंटरी ऑडिट, लेकिन तुम्हारे लिए स्टैट्यूटरी एग्जाम्प्ट है। वो कौन से इदारे, जो स्मॉल कंपनीज होते हैं, इन इट इज़ अ स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट इन नियरली ऑल जुरिस्डिक्शन दैट कंपनीज बी ऑडिटेड। हाउएवर सम जुरिस्डिक्शन रिकॉग्नाइज दैट सम स्मॉल कंपनीज, अब स्मॉल कंपनी के नीचे रिक्वायरमेंट भी है, the benefit of having the audit is relatively limited and may not justify the cost involved। इसको कहते हैं ना CBA, कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस, कि भाई पता ये चल रहा है कि इसका ऑडिट कराने में कॉस्ट इतनी लग जाएगी, मुल्क की रिसोर्सेज इतनी लग जाएंगी कि बेनिफिट उतना अचीव नहीं होगा। यानी इतने का तो काका नहीं जितने का उसको गुब्बारा दिला दिया, झुंझुना दिला दिया, सही है ना। स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट्स वेरी, हर मुल्क की अपनी वेरी करती है, बट स्मॉल यूजुअली मीन्स, ये देखो, जिसमें ओनर और मैनेजर करीब करीब एक ही हो, यानी सेपरेशन ना हो, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हो इनकी, ओनर ही चला रहे हो इदारे को। और कौन से, फ्यू सोर्सेज ऑफ इनकम, ऐसा इदारा जिसमें थोड़ी मोटी इनकम हो, सिंपल मैनेजमेंट स्ट्रक्चर, सिंपल अकाउंटिंग। तो ये सब चीज़ें, क्योंकि उसमें कंट्रोल भी बड़े लिमिटेड होंगे, क्योंकि सेठिया टाइप इदारा होगा, तो उसके लिए फिर कहा गया कि भाई आप जो है ना वो बिल्कुल ईजी हो जाएं, वो बेहतर है, सही है ना, उनको ईजी कर दिया गया। या आपके लिए स्टैट्यूटरी ऑडिट इतना ज़रूरी नहीं है, आप वॉलंटरी पे ही काम चला लें। अच्छा जी, अब सवाल, हाउ टू बिकम एन ऑडिटर। मैंने ऑडिटर बनना है, मैं कैसे ऑडिटर बनूं हैं, मैं ऑडिट रिपोर्ट को साइन कैसे करूं, क्या लिखा, मोस्ट, देखो ये भी एक रिपीटेशन ही है, आप लॉ में पढ़े हुए, मोस्ट जुरिस्डिक्शन रिक्वायर्ड अ स्टैट्यूटरी ऑडिटर। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट इंटरनल ऑडिटर। इंटरनल ऑडिटर उसके लिए कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, वो जिसको सेट का दिल किया, बोर्ड का दिल किया, सीईओ का, उसको हायर कर लिया, उसको एम्प्लॉय कर लिया। लेकिन एक्सटर्नल ऑडिटर के लिए यस रिक्वायरमेंट है, टू बी अप्रोप्रिएटली क्वालिफाइड, फॉर एग्जाम्पल अ मेंबर ऑफ अ रिकग्नाइज्ड प्रोफेशनल बॉडी, ACCA, ICAW, CPA in United States of America, ICAP in Pakistan, इसी तरह चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया इन इंडिया, सही है ना, होल्डिंग एन अप्रूव्ड इंटरनेशनल क्वालिफिकेशन, सही है। तो इतना क्वालिफाइड होना उसका ज़रूरी है, तभी जाके उसको हम इजाज़त देंगे। जैसे डॉक्टर के लिए होता है ना भाई, उसके बाद प्रैक्टिसिंग लाइसेंस होना, नर्स प्रैक्टिशनर, उसके बाद लाइसेंस होना बहुत ज़रूरी है उस मुल्क के बोर्ड का, और उसको भी CPD करना होता है, क्योंकि आज से 50 साल पहले जो बीमारियां थीं वो बीमारियां आज नहीं, आज कुछ नई बीमारियां आ गई। तो आप बोले यार ये तो डॉक्टर साहब 50 साल पुराने बड़े तजर्बाकार हैं, लेकिन और कुछ पढ़ते नहीं है, उसी वक्त के MBBS या कुछ पढ़े हुए, आप बोलोगे भाई माफ़ कर दो, हमें आपसे नहीं इलाज कराना, आपको तो लेटेस्ट पता ही नहीं है कि उसके बाद कोविड और क्या क्या चीज़ें आई बीच में, ठीक है। तो ये वाला मसला कि वो CPD वगैरह करे हुए हों सारे। अच्छा जी, खैर एनीवेज, अब आगे बढ़ते हैं, अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर। ऑडिटर को अपॉइंट कौन करे, ज़रा सोचें। बचपन में आपको पढ़ाया था अश्योरेंस एंगेजमेंट, जिसने सब्जेक्ट मैटर बनाया है, वो जो कहा था रिस्पॉन्सिबल पार्टी, द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, अगर वही बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ऑडिटर को अपॉइंट कर ले, क्या होगा, कोई फ़ायदा ही नहीं, फिर तो मज़ा ही नहीं आएगा ना। इसका मतलब ऑडिटर को अपॉइंट करने में, ऑडिटर को हायर करने में काम किसका होना चाहिए, उसका काम होना चाहिए जो इंटेंडेड यूज़र है, जैसे हमारे केस में शेयर होल्डर्स है, भाई वो अपनी मर्जी से ऑडिटर लेके आए ना, तभी तो मज़ा आएगा। यानी एक सीधी बात है, वो अपनी मर्जी से ऑडिटर लेके, हाँ ये हो सकता है कि डायरेक्टर्स हमसे ज़्यादा एक्सपर्ट होते हैं, वो हमें रिकमेंड कर सकते हैं, वो हमें बता सकते हैं कि भाई मेरे नज़दीक इस वक्त ये फर्म अच्छी चल रही है, क्योंकि शेयर होल्डर आम आदमी होता है, सही है ना, और बिखरे हुए होते हैं, डाइवर्स्ड, बिखरे हुए होते हैं। हाँ, कोई घरेलू औरत भी है, कोई डॉक्टर भी है, कोई लॉयर भी है, कोई अनपढ़ भी है, कोई ऐसे ही पैसे वाला है, किसी को विरासत में शेयर मिले। शेयर होल्डर बनने के लिए क्या चाहिए, मनी मनी मनी, और कुछ भी नहीं, ऐसा ही है। तो बस यही वाला पॉइंट है कि वो शेयर होल्डर, लेकिन हाँ फाइनल हक उसी के पास है ऑडिटर को रखने का, सही है। देखें बड़ा इजी, अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर, द शेयर होल्डर्स, बिकॉज दे आर द रियल ओनर्स, shareholders are the real owners, सही है ना। The shareholders are ultimately responsible for the appointment of the external auditor. Once again, external auditor, not the internal auditor. Internal auditor जब हम पढ़ेंगे तो मैं बात करूंगा, वो एम्प्लॉय होता है इदारे का, वो इदारे की HR
इदारे का बोर्ड, इदारे की ऑडिट कमेटी, सीईओ वो हायर करें, उनकी पॉलिसी। लेकिन एक्सटर्नल ऑडिटर के लिए शेयर होल्डर, क्योंकि शेयर होल्डर को ये कंफर्ट फैक्टर देता है, वो जो रिपोर्ट पुराने मैंने जो बचपन में आपको पढ़ाया था, बेस्ड ऑन आर ऑडिट इन आर ओपिनियन दिस फाइनेंशियल स्टेटमेंट व्हाटएवर। In most jurisdictions, auditors are appointed by the shareholders to whom they report, of course. The process may be delegated to directors or under corporate governance or to a supervisor audit committee and then once again approved by shareholders. देखा, फाइनल अप्रूवल भाई इन्हीं के हाथ में दो। टिपिकली द अपॉइंटमेंट इज फॉर 1 ईयर। आप लोग लॉ में पढ़े हुए हो, एनुअल जनरल मीटिंग, सालाना इजलास। द ऑडिट फर्म विल देन ऑफर टू स्टैंड फॉर री अपॉइंटमेंट, यानी पहले साल हायर किया, फिर अगले साल री अपॉइंटमेंट के लिए फिर कन्फर्म, एग्जाम्पल एट द एजीएम एनुअल जनरल मीटिंग टू बी वोटेड ऑन बाय द शेयर होल्डर्स। री अपॉइंटमेंट इज नॉट ऑटोमेटिक, सिंपल। द ऑडिटर्स रिम्यूनरेशन, ये मैं आपको एक चैप्टर में थोड़ा प्रैक्टिकली भी समझाऊंगा कि ऑडिट की फीस, क्योंकि ऑडिटर बताते हैं हमारी फीस ये होगी और उसके पीछे उनका पूरा तरीका कार होता है। मैं आपको प्रैक्टिकल तरीका बताऊंगा, किताब को प्रैक्टिकल नहीं बताएंगे, वो प्रैक्टिकल तरीका बताऊंगा कैसे वो नंबर ऑफ आवर्स को देखते हैं। कुछ ममालिक में फिक्स ऑडिट फीस होती है, कुछ ममालिक में ऑडिट फीस आर्ली बेसिस पे होती है। अच्छा भाई, छोटे लड़के इतने जाएंगे, आप जैसे बच्चे जाएंगे, इनका रेट पर आर इतना ही, कितना टाइम लगाएंगे, 100 घंटे लगाएंगे, मल्टीप्लाई बाय 100 घंटास। फिर इसके ऊपर सुपरवाइजर कितना लगाएगा, मैनेजर कितना लगाएगा, सीनियर, मेरे पार्टनर जो है उसके भी 6 घंटे लगेंगे, मल्टीप्लाई, ये टोटल फीस बनी लगा दे। तो डिपेंड करता है वो, हम आगे ऑडिट फीस। द ऑडिटर्स रिम्यूनरेशन इज जनरली फिक्स्ड, लेकिन मैं आपको सिखाऊंगा कि हर जगह फिक्स नहीं होती, कुछ जगहों पे वेरिएबल भी काउंट होती है। इज जनरली फिक्स्ड बाय हूएवर मेक्स द अपॉइंटमेंट। इन प्रैक्टिस द शेयर होल्डर यूजुअली डेलीगेट दिस नेगोशिएशन टू द डायरेक्टर्स, जैसे मैंने अभी आपसे कहा, बिकॉज डायरेक्टर्स हैव मोर नॉलेज, एक्सपर्ट होते हैं, तो उनको पता होता है मार्केट रेट वगैरह क्या चल रहे हैं, तो नॉर्मली दे नेगोशिएट अंडर कॉर्पोरेट गवर्नेंस प्रोसीजर टू रिकमेंड बाय द ऑडिट कमेटी। अच्छा भाई, ऑडिटर की अपॉइंटमेंट तो समझ गए। अब ऑडिटर आए काम करने, ऑब्वियसली दे आर नॉट इंटरैक्टिंग विद द शेयर होल्डर, दे आर इंटरैक्टिंग विद हुम। जब वो फिक्स एसेट असेस कर रहे हैं और जब वो रेवेन्यू को देख रहे हैं और जब वो प्रोविजंस को देख रहे हैं, उनका पूरा दिन रात किसके साथ लगता है, मैनेजमेंट, बोर्ड, सीएफओ, डिपार्टमेंट्स। पता चला बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को अच्छे नहीं लगे, अरे यार ये तो हमारी पोल खोल रहा है, बाप रे बाप ये तो पोल खोल रहा है, क्या करें, निकाल देते। तो आप ज़रा सोचें, क्या रिमूवल की अथॉरिटी अगर डायरेक्टर्स और इनको दे दी जाए चुपचाप, ये कोई घर की नौकरानी थोड़ी है कि किसी ने भी कुछ भी ज्यादती की और सेठ के आने से पहले ही या पुलिस के आने से पहले ही चुप लात मार के निकाल दिया। ओ भाई, ये ऑडिटर है, इसके पावर्स हैं, इसको हटाया भी जाएगा तो इसके पास ये तक पावर होते हैं कि ये बाकायदा जनरल मीटिंग में फिर बाकायदा खिताब करेगा, शेयर होल्डर से बात कर सकता है, ये लिख सकता है पूरा नोटिस, ये रेगुलेटर को भी भेज सकता है और ये बाकायदा पब्लिक नोटिस भी दे सकता है कि भाई मेरे साथ ये ऐसे थोड़ी कि चुप करके इसको आपने निकाल दिया। ये मैं सीवियर बातें कर रहा हूँ। इट इज़ जनरली मोर डिफिकल्ट टू रिमूव ऑडिटर्स देन अपॉइंट देम। कैसा? दिस इज बिकॉज ऑडिटर्स शुड नॉट बी रिमूव जस्ट ऑन द whim ऑफ द डायरेक्टर्स। जब मेरा दिल किया मैंने निकाल दिया, जब दिल मीठा मीठा हप हप हो गया, ऐसा नहीं चलेगा भाई, बिकॉज द ऑडिटर वांट्स टू क्वालिफाई द ऑडिट ओपिनियन। अब ये टर्म ज़रा मुश्किल हो गई, ये हम ऑडिट रिपोर्ट में पढ़ेंगे, यानी जब वो ऑडिट रिपोर्ट को बिगाड़ने जा रहा है, जब वो तुम्हारी पोल खोलने जा रहा है कि अब मार्केट में ये ऑडिट रिपोर्ट आएगी, आपने कहा इससे पहले ही साले को निकाल दो मार्केट, वांट्स टू क्वालिफाई द ऑडिट ओपिनियन एंड द डायरेक्टर्स डिसएग्री। अच्छा, तुम्हें बुरा लगा, तुमने मुझे निकाल दिया, वाह अरे वाह। As the shareholders are responsible for appointing the auditor, only the shareholder can remove the auditor from office. Example through ordinary resolution, whatever. और कुछ केसेस में अगर वो निकले भी हैं और उनके साथ किसी ने ज्यादती ज़बरदस्ती की है, तो मैंने अभी आपको उनके पावर्स भी बता दी कि वो इतने पावर पे फिर जा सकते हैं। अच्छा आगे भाई, एट पॉइंट ऑफ री इलेक्शन रीअपॉइंट एन ऑडिटर हु नो लॉन्गर विशेस टू एक्ट फॉर अ क्लाइंट आफ्टर द एंड ऑफ अ करंट अपॉइंटमेंट। अच्छा देखिए, जिस तरीके से आप एज अ शेयर होल्डर, एज अ बोर्ड, एज अ कंपनी, क्योंकि कंपनी क्या कर रही है, देखो ना, सर्विस प्रोवाइड कर रही, सर्विस रिसीव कर रही है, किससे, ऑडिटर से। जैसे आप मुझसे सर्विस ले रहे हो, आप मुझसे सर्विस ले रहे हो और मैं आपको सर्विस दे रहा हूँ, तो हम दोनों वॉलेंट्री, इस बारे में तो हम वॉलेंट्री है ना, कि यार अगर मैं चाहूँ तो मैं आपको मना कर सकता हूँ, जैसे हमारी फिजिकल क्लास में होता था, ऑनलाइन में ये कम होता है, लेकिन
कभी एक्सेप्शनल होता है, लेकिन फिजिकल में होता था भाई मुझे एक बच्चा नहीं समझ आ रहा, ये क्लास के लिए ठीक नहीं है, ये रोज़ लेट आता है, पूरी क्लास को डिस्टर्ब कर रहा है, ये क्या, तो मैं उसके आगे हाथ जोड़ के उसको एक्सक्यूज़ कर लूँगा कि भाई मैं आपको नहीं पढ़ा सकता, इतनी तो मेरी विल है ना कि भाई मैं नहीं काम करना चाहता आपके साथ, हो सकता है, कोई गलत नहीं है। इसी तरह आप भी तो कह सकते थे ना, वही रीअपॉइंटमेंट वाली बात अगले साल, कि भाई पहले साल आपसे ऑडिट करा लिया, बड़ा मज़ा आया, अब हमें आपसे नहीं करा, तो ये हो सकता है। लेकिन देखें कुछ होते हैं प्रोफेशनल अखलाकियात, तो ऑडिटर को भी जब खुद से नहीं काम करना होता तो वो फिर थोड़ा पहले इनको बता भी देता है, क्योंकि मार्केट में सबकी रेपुटेशन भी होती है ना कि ठीक है भाई आप लोग अपने लिए नेक्स्ट टाइम के लिए कोई और ऑडिटर ढूंढ लीजिएगा, एंड वी आर नॉट इंटरेस्टेड, मे बी वी डू नॉट हैव रिसोर्सेज, मे बी our size, our resources does not allow. For example, your company is growing like, so is becoming a global company, हम अब आपको नहीं संभाल पाएंगे, या हमारा पार्टनर छोड़ के चला गया, हमारे पास इतनी रिसोर्स नहीं है, टाइम नहीं है, या मुल्क का मकामी कानून चेंज हो गया है कि भाई अब ए फर्म जो है, जैसे बैंकिंग का ऑडिट उसके लिए ख़ास कैटेगरी की फर्म ही कर सकती है वो ऑडिट, हर फर्म थोड़ी करती फिरेगी, ये मुल्क का मकामी कानून मना कर रहा है, तो मैं क्या करूँ, सही है ना। An auditor who no longer wishes to act for a client after the end of a current appointment for any reason simply does not stand for re-election after completing the annual audit. अच्छा मुझे एक इस पे एक प्रैक्टिकल बात याद आ गई, ये जो है ना अपॉइंटमेंट पे मैं आपको बताता हूँ, नाम नहीं लेता हूँ कंपनी का, एक कंपनी थी, उसके जो डायरेक्टर्स थे वही उसके शेयर होल्डर्स भी थे। उन्होंने क्या किया, उन डायरेक्टर्स ने बैठ के ऑडिटर को अपॉइंट किया। आई रिपीट, जो डायरेक्टर्स थे वही शेयर होल्डर्स भी थे, जैसे प्राइवेट कंपनी। उन्होंने ऑडिटर को अपॉइंट किया, ऑडिटर ने काम शुरू किया, कुछ टाइम बाद एक नोटिस आया कि आपकी अपॉइंटमेंट इलीगल है। क्यों? आप भी बोलेंगे यार ये तो बड़ी अजीब सी बात है, यही तो प्रैक्टिकल मसाइल है। वो पता क्या था, उन्होंने जब उसको अपॉइंट किया था तो वो बोर्ड मीटिंग में अपॉइंट किया था, इन द कैपेसिटी ऑफ बोर्ड, जबकि ऑडिटर अपॉइंट किस में होता है, शेयर होल्डर मीटिंग में। यानी उनको बाकायदा, ऑल्दो वही लोग थे, मिस्टर ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे, यही लोगों ने ही अपॉइंट करना था, लेकिन कानून ने कहा कि पहले एक एजीएम का नोटिस दो, एनुअल, यानी उसमें तुम शेयर होल्डर की कैपेसिटी में बैठो और फिर अपॉइंट करो तो लीगल हो जाएगा। कानून है ना यार, कानून तो कानून है, रूल, यही तो रूल है ना भाई, अपनी जजमेंट चलेगी नहीं इसमें। अच्छा जी, आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा टेक्निकल ग्लिच आ गया था, टेक्नोलॉजी, क्या करें टेक्नोलॉजी का। ओके जी, लेट्स मूव ऑन। So, as a matter of professional courtesy, the auditor will usually have discussed with management. जैसे मैंने अभी आपको बताया कि normally they discuss it. The decision not to seek reappointment in good time to allow replacement to be proposed for appointment at the AGM. Now come resignation during engagement. ये भी बड़ी अजीब बात है। एक होता है ऑडिट, आपको अपॉइंट किया गया, आपने ऑडिट कंप्लीट किया, फिर रीअपॉइंट हुए, फिर ऑडिट कंप्लीट किया, हर साल। और एक था कि भाई ऑडिट कंप्लीट किया और फिर आपने कहा भाई हमें नहीं रीअपॉइंट होना, या उन्होंने कह दिया हम आपको नहीं, अब तो सही है चल। अभी बात हो रही है ड्यूरिंग एंगेजमेंट। ये अजीब बात है यार कि ड्यूरिंग एंगेजमेंट रेजिग्नेशन हो गई, ऐसा क्या इख्तिलाफ हो गया था, ऐसा क्या मसला हो गया था, क्या मुल्क के मकामी कानून ने कुछ कह दिया, या कोई ओपिनियन शॉपिंग की तरफ चले गए। अच्छा ये भी तो एक बड़ा मसला है ना। देखो अगर आप डायरेक्टर्स को ये पावर्स दे दो ना ये मस्तियाँ करने के, तो पता है क्या होगा, ज़रा तवज्जो सुनना इस बात को, ये बड़ी अहम बात है। जैसे बच्चे आके कभी कभार टीचर्स के साथ खेलते हैं ना, सर आपसे पढ़ लें वरना फिर वो दूसरा टीचर है ना मार्केट में वो थोड़ा सस्ते में पढ़ा रहा है, ये बोलता है अरे मैं तो प्रेशर में आ गया, मैं भी लो बॉलिंग कर लेता हूँ। बच्चे ने गेम खेल ली, चलो ये तो मार्केट है, होगी। जैसे आप प्रोडक्ट बाय करने जाते हो तो गेम खेल लेते हो, यार वो वाला है ना इतने में दे रहा है पंखा, तो इतने में क्यों दे रहा है, वो इतने में, हो गया। ये ऑडिट है, पता चला आपने उनके साथ ये गेम खेली। भाई देखो तुम मेरे ओपिनियन को छेड़ने जा रहे हो बिकॉज ऑफ फिक्स एसेट या बिकॉज ऑफ एनी एक्सवाइजेड रीज़न। हम एक काम करते हैं, हम जो है ना वो किसी और से ओपिनियन ले लेते हैं। अच्छा ये होता है ओपिनियन शॉपिंग कि भाई KPMG से ऑडिट करा रहे थे, अर्नस्ट एंड यंग से ओपिनियन ले लिया। अच्छा जब अर्नस्ट एंड यंग से ओपिनियन ले लिया और फिर आपने इसको आगे बोला देखो अर्नस्ट एंड यंग तो मुझे क्लीन रिपोर्ट बनाने को तैयार है, तुम क्लीन करते हो तो मैं तुम्हें रख लूँ वरना फिर मैं उसको रख लूँ। ये तो एक गेम हो गई। तभी तो ये अपॉइंटमेंट और ये चेंजेस के टाइम पे ऑडिट फर्म को भी आपस में कम्युनिकेट करना होता है कि भाई ऐसा नहीं है, मजाक नहीं हो रहा है कि आपने इसका ओपिनियन इसको डरा के इसको प्रेशर दे के काम ले लिया ना।
although it is relatively rare, there are reasons why an auditor would resign from an engagement. यानी ड्यूरिंग दीज इंक्लूड सिग्निफिकेंट लिमिटेशन प्लेस्ड ऑन द वर्क ऑफ द ऑडिटर बाय द मैनेजमेंट. कोई काम ही नहीं करने दे रहे. मैं बोलता हूँ भाई मुझे डेटर्स से मिलने दो, बोला नहीं मिलने देंगे. भाई मुझे इन्वेंटोरी दिखा दो, नो. मैनेजमेंट कह रही है नहीं उधर तो आग लगी हुई है, जगह ही नहीं है, उधर कोविड हुआ हुआ है, उधर फलाना हुआ. भाई हम काम तो करने, तो काम ही नहीं करने दे रहे. तो फिर हम जाते हैं और हम बता देते हैं आपके शेयर होल्डर्स को, रेगुलेटर को, सबको कि भाई ये तो हमें काम ही नहीं करने दे रहे. तो ये क्या लिखा, सिग्निफिकेंट लिमिटेशन. थोड़ी बहुत लिमिटेशन चलती है, हम ऑडिट रिपोर्ट जब पढ़ेंगे वहाँ बात भी होगी, लेकिन ये तो सिग्निफिकेंट ही लिमिटेशन होगी. लॉस ऑफ ट्रस्ट और वर्किंग रिलेशनशिप विद मैनेजमेंट. एग्जाम्पल, सिग्निफिकेंट डाउट. मैनेजमेंट के जो लेटर्स आ रहे हैं उसमें झूठ लिखा हुआ है, तो पुराने भी सारे लेटर पे क्वेश्चन मार्क आ गया कि तो खुद झूठ बोल रहे हैं. इंटेग्रिटी पे डाउट आ गया. रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट, यानी कोई लॉ की रिक्वायरमेंट ऐसी आ गई. Following the discovery of significant fraud, the client is now under investigation by relevant authority. आपकी अपनी मेंबरशिप कैंसिल हो जाए तो क्या कर लोगे? हैं? आप ही ऑर्थर एंड एंडरसन थे, आपकी मेंबरशिप कैंसिल हो गई, आप दूसरी जगह ऑडिट कर रहे थे, उधर के लिए भी नल एंड वॉइड हो गए, फिर क्या कर लोगे? हैं? आपके पास कोई ऐसी रिसोर्स ही नहीं है, कोई ऐसा लीगल चेंज आ गया, जैसे इन्होंने कहा भाई क्लाइंट के ऊपर इन्वेस्टिगेशन शुरू हो गई है, क्या करोगे? वहाँ पर तो रुकना ही पड़ेगा ना, क्योंकि अब क्लाइंट का ऑडिट नहीं होगा. अब तो हो सकता है सरकार फॉरेंसिक ऑडिट कराए, जो आप P7 में पढ़ेंगे, जिसमें इन्वेस्टिगेशन होती है, फॉरेंसिक. Typically, the auditor must give the client written notice of his resignation, which is also sent to the appropriate regulatory and audit authorities. SECP को चला जाए, सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन, उसको भी जाएगा, हैं? रेगुलेटेड अथॉरिटीज जो है. The auditor must consider his professional duty to complete the engagement. Example, he should not resign to avoid giving a qualified audit opinion. Qualified मैंने अभी भी ऊपर कहा कि ये हम ऑडिट रिपोर्ट में पढ़ेंगे, यानी जब आप रिपोर्ट को डिस्टर्ब करने जा रहे हो. And the legal consequences of resignation, where resignation may have implication for legal proceedings, the auditor should seek ethical and legal advice. अच्छा, ये भी एक पॉइंट है. बहुत सारी चीज़ों में हम आगे भी ये बात देखेंगे कि ऑडिटर भी कोई स्टेप लेने जा रहा होता है ना, तो उसे अपने आप को भी तो बचाना है, अपनी रेपुटेशन को भी. ये बहुत बड़ा पॉइंट है कि कहीं ऐसा ना हो हमें ही कोई सू कर दे, भला हम पे केस कर दिया, हम किधर जाएंगे आगे, फिर क्या प्रॉब्लम होगा, फिर हम लड़ते फिरें. इसीलिए ऑडिटर कोई भी स्टेप लेने जा रहा होता है ना, सिवियर स्टेप. सिवियर स्टेप का मतलब पूरी रिपोर्ट पे कोई बड़ा ओपिनियन देने जा रहा है, एडवर्स. हाँ, सिवियर स्टेप को ऐसा. कभी कभार कोई ऐसा स्टेप जैसे ही कहा कि रिज़ाइन करने वाले, तो वो इन सब करने से पहले वो खुद भी एक लीगल एडवाइस ले लेता है. सम टाइम ऑडिट फर्म्स, दे हैव लाइक ह्यूज ऑडिट फर्म, दे हैव देयर इन हाउस लीगल डिपार्टमेंट, तो अपने ही लॉयर से पूछ लेते हैं. और सम टाइम दे गो फॉर एक्सटर्नल लीगल एडवाइस के यार मैं क्या करूँ इस सिचुएशन में तो मैं फंस रहा हूँ. हाँ, मिसाल के तौर पे अपॉइंटमेंट के टाइम पे, भाई मुझे डर लग रहा है कि मैं जिनका अपॉइंटमेंट ये लेने जा रहा हूँ, ये कंपनी तो बहुत डाउटफुल दिख रही है, क्या करूँ, मुझे इसको एक्सेप्ट करना चाहिए नहीं, तो हो सकता है आप लीगल एडवाइस वहाँ ले लो, हटने से टाइम पे लीगल एडवाइस ले लो. तो बहुत सारी चीज़ों में आपको अपनी पोजीशन को भी प्रोटेक्ट करना है. तो क्या लिखा, द ऑडिटर शुड सीक एथिकल एंड लीगल एडवाइस बिफोर टेकिंग एक्शन, लेट्स से फ्रॉम ACCA और सॉलिसिटर्स. अच्छा जी, रोल ऑफ द ऑडिट कमेटी, क्योंकि जब हम बात करते हैं कॉर्पोरेट गवर्नेंस की तो बहुत सारा काम जो है इसके अंदर बोर्ड का नहीं बल्कि ऑडिट कमेटी का होता है. ये भी आपने एक पेपर पीछे अगर होता था जैसे लॉ के पेपर में या BT का पेपर होता था, उन सब में भी है, लेकिन मैं यहाँ भी डिस्कस करता हूँ. और हम कॉर्पोरेट गवर्नेंस जब बात करेंगे तो उसमें ऑडिट कमेटी के रोल पर बात होगी. वेयर एन एंटिटी हैज़ एन ऑडिट कमेटी, अगर नहीं है तो ऑब्वियसली वी हैव अ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स. There is often a requirement under various corporate governance code for such committee to have specific responsibility with the external auditor. Example, recommending appointment, remuneration, review circumstances, और यानी फिर बहुत सारे काम जो ये हमने ऊपर डिस्कस किए हैं वो rather than board we go for audit committee, क्योंकि उसमें independent non-executive directors बैठे होते हैं. Who are non-executive directors we'll discuss in corporate governance, और जिनको पता है उनको भी हम रिफ्रेश कर देंगे. अच्छा, अब बात आई लिमिटेशन ऑफ एक्सटर्नल ऑडिट. लेकिन मज़े की बात यह है कि मैंने आपको फर्स्ट मीटिंग में बात की थी कि ऑडिट बहुत मज़े की चीज़ है, बहुत मज़े की चीज़ है ऑडिट, लेकिन कुछ जगहों पे ऑडिट भी हार जाता है. याद है बताया था मैंने, कहा था ऑडिटर्स आर ह्यूमन,
वो फ्यूचर नहीं देख सकते। मैंने कहा था ऑडिटर्स कुड बी ग्रीडी, मैनेजमेंट के साथ मिल सकते हैं, कोल्यूजन, ऑडिट बेचारा हार जाता है। मैंने आपसे कहा था बहुत सारी चीज़ें बैलेंस शीट में एस्टिमेशन बेसिस पे होती हैं, कॉन्टिंजेंट होती हैं, ऑडिटर हार जाता है, फ्यूचर का नहीं पता। मैंने आपसे कहा था ऑडिटर सैंपल बेसिस पे काम करता है, तो हो सकता है जिस ट्रांजैक्शन को उसने सिलेक्ट नहीं किया उसी के अंदर सबसे बड़ा गेम थी, ऑडिट हार गया, क्या करूँ बोले मैं तो। ऑडिटर सिर्फ ओपिनियन देते हैं, गारंटी तो देते नहीं है। फिर मैंने आपसे कहा था एविडेंस सारी कंक्लूसिव नहीं होती, बल्कि कुछ एविडेंसेस, ज़्यादा एविडेंसेस परसुएसिव होती हैं। ऑडिट एविडेंस का चैप्टर आएगा, वहाँ और डिटेल बात होगी। तो ये असल में हम पढ़ चुके हैं, लेकिन फिर भी एक थोड़ा सा स्कैन करते हैं इसको। द ऑडिटर कैन नॉट प्रोवाइड एब्सोल्यूट एश्योरेंस, इस पर तो मैंने बहुत शोर मचा चुका हूँ ऑलरेडी, याद है ना। एब्सोल्यूट एश्योरेंस तो कोई ऑडिट नहीं देता, ना रिव्यू में मिलती है ना ऑडिट में मिलती है, कुछ भी कर लो गारंटी तो मिलेगी नहीं इन एन ऑडिट, बिकॉज ऑफ द इनहेरेंट लिमिटेशन, क्योंकि उसको कुछ चीज़ें विरासत में मिली हैं, कुछ मसाइल, कुछ प्रॉब्लम्स, इनहेरेंट लिमिटेशंस ऑफ एक्सटर्नल ऑडिट। दीज इनहेरेंट लिमिटेशन अराइज फ्रॉम, अकाउंटिंग चीज़ ही ऐसी है कि वो करेक्ट और एक्यूरेट होती ही नहीं है, वो होती है ट्रू एंड फेयर है, उसी के अपने मसले। द नेचर ऑफ ऑडिट प्रोसीजर्स, हम खुद ऑडिट ऐसा करते हैं सैंपल बेसिस पे और इस तरह कि उसमें गलतियां हो जाती हैं। द नीड फॉर द ऑडिट टू बी कंडक्टेड विद इन रीजनेबल टाइम, टाइम भी तो कम होता है, एंड रीजनेबल कॉस्ट। अगर आप ऑडिटर को अनलिमिटेड टाइम दे दो, अनलिमिटेड कॉस्ट दे दो, दुनिया के सारे फंड दे दो, तो फिर तो ऑडिटर बोलेगा मैं पूरी ज़िंदगी ऑडिट करता रहूँ, यानी पता चला 2020 का ऑडिट करना है और पता चला 50 साल तक ऑडिट, फिर तो हो जाएगा। लेकिन देर इज़ ऑलवेज अ लिमिटेड टाइम, देर इज़ ऑलवेज अ लिमिटेड कॉस्ट। एक चैप्टर में ये भी प्रेशर पर हम बात करेंगे कि कभी कभार इस प्रेशर में भी हम होते हैं कि भाई देना होता है, आगे रिपोर्ट इशू करनी होती है, शेयर होल्डर मार्केट में बैठे होते हैं कि भाई किधर है रिपोर्ट, रिपोर्ट क्यों नहीं आ रही। ये प्रैक्टिकली हमने देखा है, कभी कभार ऐसा भी डेडलॉक हुआ होता है मैनेजमेंट और इनके दरमियान सब। तो भाई कहीं पे वो एक प्रेशर भी होता है कि भाई टाइम का भी प्रेशर है। देखिए इसी बात को थोड़ा सा और डिटेल समझाए, द नेचर ऑफ फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। आप तो अकाउंटेंट हो, आप लोगों को पता ही है, सम फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर सब्जेक्ट टू इनहेरेंट वेरिएबल बिकॉज मैनेजमेंट जजमेंट, सब्जेक्टिविटी। मैंने आपको कहा कुछ टेक्निकल इंडस्ट्रीज में बैलेंस शीट में 80% एस्टिमेशन होती है, हर चीज़ उठाओ एस्टिमेशन पे, हर चीज़ उठाओ एस्टिमेशन पे। बंदा बोलेगा यार क्या है यार, estimation, degree of uncertainty, accounting estimates, provision for doubtful debts, inventory, fixed asset, revaluation। अबे भाई हर चीज़ जो मेजर इंटेंजिबल मेजर मेजर चीज़ें सब, बचा क्या फिर कैश, वो तो गिन लिया, क्या बड़ी बात है। तो ये एक लिमिटेशन है ऑडिट की, ये देखो ना। फिर आपके अपने प्रोसीजर, हाँ, देर आर प्रैक्टिकल एंड लीगल लिमिटेशन ऑफ द ऑडिटर्स एबिलिटी टू ऑब्टेन एविडेंस। देखो, मे नॉट इंटेंशनली और अनइंटेंशनली, कभी कभार मिले हुए, कभी अनइंटेंशनल, सही है। एन ऑडिट इज नॉट एन इन्वेस्टिगेशन, क्या करें भाई, ये तो इन्वेस्टिगेशन थी नहीं, हम तो आए थे सिर्फ प्रोसीजर परफॉर्म करने, हम ये करने थोड़ी आए थे कि हम पूरा पूरा फ्रॉड पकड़ने आएंगे। अच्छा, फिर एनी सिस्टम ऑफ इंटरनल कंट्रोल एज इनहेरेंट लिमिटेशन, जो कंट्रोल तुमने मेकअप करके हमें दिखाए हो सकता है आखिरी दिन ही रखे हो और पूरा साल कोई फॉलो ही नहीं करता हो, तो पूरा साल ऑडिटर थोड़ी वहाँ बैठे थे, हम कोई पुलिसमैन थोड़ी हो कि वहीं बैठे, हमारा कोई कैमरे लगे हुए उधर कि हो क्या रहा है। फ्रॉड में बी कंसील्ड, फ्रॉड का उसूल है, जब फ्रॉड हुआ होता है पीछे डॉट भी नहीं छोड़ा होता, ये मैंने पहली मीटिंग में बोल दी थी बात। फ्रॉड इतनी खतरनाक चीज़ है, एरर में तो फिर डॉट छूटे हुए होते हैं, फ्रॉड में डॉट नहीं छूटता, जब आप फ्रॉड करते हो ना फिर सारे पैरों के निशान छुपाए जाते हैं। देन मोस्ट ऑडिट एविडेंस इज परसुएसिव रादर देन कंक्लूसिव। क्या करें, हर चीज़ एब्सोल्यूट मिलती नहीं है उनको, हाँ, हर चीज़ एब्सोल्यूट मिलती नहीं। बहुत सारी चीज़ों में आपको धुएं को देख के अंदाज़ा लगाना पड़ता है कि कमरे के बाहर आग लगी है। हर दफ़ा आग देखने को नहीं मिलेगी, कई दफ़ा धुआं ही देखने को मिलेगा। परसुएसिव, ये ऑडिट एविडेंस जब हम पढ़ेंगे वहाँ बात होगी, लेकिन मैंने समझा दिया आपको थोड़ा सा। खुशबू आ रही है तो कहीं ना कहीं कोई फूल पड़ा हुआ है, परसुएसिव। एक है फूल को हाथ में पकड़ के देख लेना, ये है कंक्लूसिव। लेकिन मसला ये कि हमारी बहुत सारी ऐसी एविडेंस होती हैं जो परसुएसिव होती हैं। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, किसको पता है कौन सा डेटर किस दिन भागेगा, अंदाजे ही होते हैं ना कि हाँ यार इसकी आजकल इकोनॉमिक हालात ऐसे हैं, लास्ट ईयर भी इसने पेमेंट थोड़ी लेट की थी, अंदाजे ही है, अंदाजे ही है, क्या करें। टेस्टिंग इज ऑन सैंपल बेसिस, देयर इज नो 100% ट्रांजैक्शन, 100% ट्रांजैक्शन को आप चेक ही नहीं करते। एंड देन वी टॉक्ड अबाउट टाइमलीनेस एंड कॉस्ट वर्सेस बेनिफिट। क्या ख्याल है कि भैया
ऑडिट का एक लिमिटेड टाइम है ना. There is the expectation by user of financial that the auditor will form an opinion on the financial statement within a reasonable period. भाई मार्केट को भी चलना है, इधर ऑडिट रिपोर्ट ही नहीं आ रही है तो शेयर बाजार क्या करेगी, इधर स्टॉक तो वहीं फंस गया कि तो मुसीबत हो गई, देखे ही नहीं सर काम कर रहे हैं, कब तक कब तक हैं. एंड विल अचीव अ बैलेंस बिटवीन बेनिफिट एंड कॉस्ट. कंपनी की भी एक लिमिट है आपको फीस देने की, आपकी भी एक लिमिट है फर्म को चलाने की. हाँ, बहुत सारे मसले मसाइल हैं, तो उसके बीच में रहते हुए आपको काम करना है. तभी तो कहा कि ऑडिट इधर आके हार जाता है, बोलता है भाई यार एक तो इनके टाइम और कॉस्ट के चक्कर, यानी अगर अभी आप मुझे अनलिमिटेड टाइम दे दें तो मैं तो आपको पढ़ा पढ़ा के पागल कर दूँ, लेकिन एक टाइम पे मुझे क्लास को रोकना पड़ेगा ना भाई. एक टाइम पे यू हैव टू टेक योर एग्जामिनेशन. ये सर बस जैसे अब यहाँ पर एक बड़ा अहम नुक्ता है, ये जो लोग बोलते हैं ना हमने 2000 पास पेपर करा देंगे, इतनी ज़रूरत ही नहीं थी बेवकूफ़. इससे बहुत बेहतर था अगर किसी का 200 घंटे का कोर्स आप पढ़ रहे हो, इससे बेहतर नहीं कि 3 पेपर दे दो इस अटेम्प्ट में. स्मार्ट अप्रोच. अबे यार तीनों में 60-60 मार्क्स आ जाए तो क्या है मुश्किल यार. हाँ, 50 मीन्स 100, 49 मीन्स 0. तो ये बेवकूफ़ी है कि एक ही जैसे केस स्टडी को अब आप F8 में भी देखेंगे कि अगर आप कोई 20 साल के पास पेपर उठा लें, रिपीटेशन. मैं तो इस पेपर को पढ़ा रहा हूँ कितने 20 साल से ऊपर हो गए मुझे, तो भाई मुझे तो पता है वो ऐसे ही करेगा. आज सिर्फ उसने प्रोडक्ट का नाम बदल दिया, आज यूँ बदल दिया, वही रिस्क है, वही कंट्रोल है, वही सेल्स साइकिल, वही. तो भाई अब चलो सेल्स साइकिल की 2 केस स्टडी हो गई, 3 हो गई, कंट्रोल की 2-3 हो गई, इसकी 2-3 हो गई, इसकी 2-3 हो गई. हाँ भाई बस अब तो एक ही बात को 20 दफ़ा करने, इट्स यूजलेस. इसमें आपका टाइम, इससे बेहतर आप नेटफ्लिक्स पे मूवी देख लो, इससे बेहतर आपको एक्सरसाइज कर लो, इससे ज़्यादा अपने पेरेंट्स को टाइम दे दो, भाई बहनों को यार, कि आप क्या कर रहे हो एक ही बात को. अब वो बात समझ आ गई ना. अब जैसे इस बात को मैं कितनी दफ़ा समझाऊँ, नहीं यार मैंने तो 6 दफ़ा समझाई, 6-8 दफ़ा 100 दफ़ा. आर यू ओके, आर यू ओके. ये चीज़ तो एक टाइम होता है जिसमें कॉस्ट और बेनिफिट को देखना होता है कि अब अगर हमने ज़्यादा रिसोर्स लगाई तो उसका बेनिफिट अचीव नहीं हो रहा होता. समझ गए बात. तो ये भी एक बात याद रखें. सही, मैंने बड़ी प्रैक्टिकल बात है आगे लाइफ के लिए आपको. और ये देखो ये ऑडिट फर्म भी यही काम करती है कि भाई एक बैलेंस रखना है, ये थोड़ी कि पागल हो जाना है एक ही अकाउंट के पीछे. As it is impracticable for the auditor to address all information that may exist, it is necessary for the auditor to plan the audit so that it is performed effectively. That's why we plan. Everything we plan. आप घर से निकलते हो उससे पहले प्लानिंग करते हो. ऑडिटर्स, हमारे पास पूरा चैप्टर है ऑडिट प्लानिंग. दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. जैसे मैं कोर्स शुरू करूँगा, जिसे आज मैंने प्लान किया होगा कि यार आज मुझे इस तरह पढ़ाना है. प्लानिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. इफ़ देर इज़ नो प्लानिंग फिर तो, और प्लानिंग की ज़रूरत एक जगह नहीं होती. वो कब, जब आपके पास रिसोर्सेज अनलिमिटेड हो. लेकिन इस दुनिया में रिसोर्सेज लिमिटेड है. आप बताओ, आप पेपर देने जाते हो, आप प्लान करते हो ना. अगर आप प्लान ना करो, अगर मैं वो 3 घंटे वाला 3.5 घंटे वाला टाइम को हटा दूँ और मैं बोलूँ अनलिमिटेड टाइम है, यू डोंट नीड प्लानिंग, फिर तो मर्जी है, जितनी दफ़ा गलती हो जाए फिर मिटा देना, फिर से कर लेना, क्योंकि रिसोर्स अनलिमिटेड. डायरेक्ट ऑडिट एफर्ट्स टू एरिया वेयर द रिस्क ऑफ मिस स्टेटमेंट इज मोस्ट एक्सपेक्टेड. ढूंढना पड़ता है कि यार ये एरिया, जैसे हम लोग करते हैं, अबे यार टेस्ट ऑफ कंट्रोल में केस स्टडीज़ ज़्यादा करनी है, सब्सटैंटिव में केस स्टडीज़ ज़्यादा करनी है, ऑडिट रिपोर्ट की भी करनी है. हाँ, बाकी इसकी थोड़ी केस स्टडी आएगी इस चैप्टर की. ये चैप्टर तो अगर एक आध कोई MCQ में कभी आ गया, वरना थोड़ी कि उसकी केस स्टडी आएगी, कोई केस स्टडी वाला ही नहीं खास. तो इस पे बदला मैं आपको इसी चैप्टर पर लगा रहा हूँ, नहीं इतने सारे केस हम बना. सर आप क्या कर रहे हो, एग्जामिनेशन में इतना इंपॉर्टेंट ही नहीं, इसकी वर्थ कम है. तो यही ऑडिटर भी करता है, टू द एरियाज, कि वो एरियाज को ढूंढना है. ये हम पढ़ेंगे प्लानिंग वाले टाइम पे. यूज टेस्टिंग एंड अदर मीन्स ऑफ एग्जामिनिंग पॉपुलेशन फॉर मिस स्टेटमेंट्स. ऑलराइट, सो लेट्स स्टॉप हियर. तो आज हमने किस पे गुफ्तगू की, आज हमारी गुफ्तगू रही थोड़ी लीगल इश्यूज़ पे. अपॉइंटमेंट कैसे होगा, रीअपॉइंटमेंट कैसे होगा, ड्यूरिंग द इंगेजमेंट अगर -+ होना है क्या करना है, ऑडिटर्स के आपने देखा ना कि किस तरह के पावर्स आपको नज़र आए. सही है ना. फिर हमने ये थोड़ा सा लिमिटेशन पे बात की, ऑल्दो लिमिटेशन पे बात पहले भी हो गई थी, लेकिन थोड़ा और फॉर्मल हमने इसमें कर ली. सही है ना. चलिए अपना बहुत सारा ख्याल रखें एंड यू हैव अ ग्रेट डे नाउ. थैंक यू. आई विल सी यू इन द नेक्स्ट क्लास.